डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें हमारे टॉपिक जो होंगे वो होंगे डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट्स। मूवमेंट्स के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रैंड्स थी, जो विभिन्न धाराएं थी, वो हम देखेंगे किस प्रकार ये मूवमेंट अर्बन एरियाज में किस तरह चला, कंट्री साइड में किस प्रकार चला, ये हम इस मूवमेंट के अंदर देखेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा द मूवमेंट इन द टाउन। शहरों में ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स था, ये मूवमेंट्स टाउन्स में किस तरह चला या इसके क्या इम्पेक्ट हुए, शहरों में ये आंदोलन किस तरह फैला। फिर हम देखेंगे रेबेलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड्स में ये विद्रोह जो था, ये विद्रोह किस प्रकार फैला या ये मूवमेंट्स जो था इसके ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार इम्पैक्ट पड़े। ग्रामीण क्षेत्र के जो पीपल्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को किस वे में लिया, वो हम आज की क्लास में देखते हैं। तो चलते हैं डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट्स। मूवमेंट्स की विभिन्न धाराएं, डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट्स। मूवमेंट्स के भीतर अलग अलग धाराएं, डिफरेंट स्ट्रैंड्स को हम देखते हैं। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट्स में विभिन्न सामाजिक समूहों ने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, each with its own specific aspirations। लेकिन हर एक की अपनी अलग अलग एस्पिरेशंस थी, अलग अलग आकांक्षाएं थी। जो वेरियस सोशल ग्रुप्स ने जो पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट्स में, उनकी अपनी अपनी ऑन स्पेसिफिक एस्पिरेशंस थी, यानी उन सभी की अलग अलग आकांक्षाएं थी। उन एस्पिरेशंस के कारण उन्होंने इस नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। ऑल ऑफ देम रेस्पोंडेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, बट द टर्म मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। ऑल ऑफ देम रेस्पोंडेड टू द कॉल ऑफ स्वराज। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उनके जो मीन थे वो डिफरेंट थे। सभी ने स्वराज का जो आह्वान था, जो कॉल था, कॉल ऑफ स्वराज को उन्होंने रेस्पॉन्ड किया, स्वीकार तो किया, लेकिन डिफरेंट पीपल के लिए इसके डिफरेंट मीन थे। यानी अलग अलग लोगों के लिए उनके अर्थ अलग अलग थे। द मूवमेंट इन द टाउन्स। शहरों में ये आंदोलन किस तरह फैला वो हम देखते हैं। टाउन्स के अंदर जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था वो किस तरह हुआ वो हम देखते हैं। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ में हुई थी। जो पार्टिसिपेशन थी मिडिल क्लास की, उसके साथ में ये मूवमेंट टाउन्स में शुरू हुआ। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया। एंड हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड। और जो हेडमास्टर्स थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने रिजाइन दे दिए, उन्होंने इस्तीफे सौंप दिए। एंड लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। और वकीलों ने जो है लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। द काउंसिल ऑफ इलेक्शंस वर बाइकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रोविंसेस में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। जो इलेक्शंस थे काउंसिल के, काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकॉटेड। काउंसिल इलेक्शंस को बाइकॉट किया गया मद्रास के अलावा। जितनी भी प्रोविंसेस थी उसमें काउंसिल इलेक्शंस को बाइकॉट कर दिया गया। वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स,
felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually on Brahmins had access to. मद्रास में गैर ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी, जो गैर ब्राह्मण थे उनके द्वारा जस्टिस पार्टी बनाई गई थी। तो जस्टिस पार्टी का ये मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वो अधिकार मिल सकते हैं, उन्हें वो राइट्स मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, वो नॉन ब्राह्मण को भी मिल सकते हैं। ये इनका मानना था। नॉन ब्राह्मण्स ने जस्टिस पार्टी बनाई थी। तो जस्टिस पार्टी क्यों बनाई थी? क्योंकि उनका ये मानना था, फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल, इसमें एंटरिंग के जरिए उनको जो है गैनिंग सम पावर्स, कुछ पावर्स जो है उनको प्राप्त हो सकते थे, जो केवल समथिंग दैट यूजुअली ऑन ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू, जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, वो राइट्स उनको भी मिल सकते थे। ये नॉन ब्राह्मण्स का मानना था। द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। जो इकोनॉमिक फ्रंट है उसके ऊपर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा, वो ज्यादा ड्रामेटिक था। आर्थिक मोर्चे के ऊपर सहयोग का इम्पैक्ट और भी ज्यादा ड्रामेटिक रहा है, नाटकीय रहा है। फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। लिक्वर शॉप्स पिकेटेड, जो शराब की दुकानें हैं उनको पिकेटेड किया गया, पिकेटिंग की गई, धरना दिया गया। एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ट इन यूज, बॉनफायर्स, और जो फॉरेन क्लॉथ थे उनको जलाया गया, यानी उनकी होली जलाई गई। जो फॉरेन क्लॉथ्स थे, बर्न्ट इन यूज बॉनफायर्स, यानी उनकी जो है बड़ी मात्रा में उनको जलाया जाने लगा, यानी विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ halved between 1921 and 1922. 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का इंपोर्ट आधा रह गया था। जो इंपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन से, जो क्लॉथ का जो इंपोर्ट हो रहा था वो हाफ रह गया। किसके बीच में? 1921 एंड 1920 के बीच में जो है ये विदेशी वस्त्रों का जो आयात हो रहा था वो आधा रह गया। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम रेट 102 करोड़ टू रेट 57 करोड़, और इसकी वैल्यू भी ड्रॉप हो गई। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। तो इसकी वैल्यू भी जो है ड्रॉप हुई। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज्ड टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारे स्थानों पर मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, व्यापारियों और जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रेडर्स और जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने से मना कर दिया, और विदेशी जो निवेश है विदेश व्यापार में उन्होंने पैसा लगाने से उन्होंने मना कर दिया। एज द बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड, जब बहिष्कार आंदोलन फैला, एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लॉथ्स, और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर एंड वियरिंग ओनली इंडियंस वंस, केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, तो भारतीय कपड़ा मिलों और जो हैंडलूम्स थी उनका उत्पादन भी बढ़ने लगा। जब लोगों ने डिस्कार्डिंग किया इंपोर्टेड क्लॉथ्स का और इंडियंस क्लॉथ्स को वियरिंग करने लगे, तो प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स मिल्स जो था वो वेंट अप हो गया, और इसके अलावा हैंडलूम्स थी उनका प्रोडक्शन भी वेंट अप हुआ। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लोव डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस। कुछ समय के बाद शहरों में भी ये आंदोलन जो है स्लो होने लगा, धीमा पड़ने लगा। खादी क्लॉथ्स वाज ऑफन मोर expensive than mass produced mill cloth and poor people could not afford to buy it.
खादी क्लॉथ वाज ओपन मोर एक्सपेंसिव। खादी कपड़ा मिलों में भारी मात्रा में बनने वाले कपड़ों के मुकाबले में काफी महंगा होता था। जो खादी होता था वो मिल के अंदर जो प्रोड्यूस कपड़ा होता था उससे काफी एक्सपेंसिव होता था, एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट, और गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। हाउ देन कुड दी बाइकॉट मिल्क क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग, वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बाइकॉट का फैसला कैसे कर सकते थे। सिमिलरली द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पॉज्ड ए प्रॉब्लम, इसी तरह ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई थी। पॉज ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पोज हो गई थी, इसके कारण सिमिलरली द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के बाइकॉट से भी प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो गई थी। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, आंदोलन की कामयाबी के लिए, आंदोलन को जो है कामयाब करने के लिए, फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेट अप so that they could be used in place of the British ones. इसके लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना भी जरूरी थी ताकि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस की जगह पर उनका प्रयोग किया जा सके। जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे अल्टरनेट के तौर पर उनका फाउंडेशन जरूरी था, उनकी स्थापना जरूरी थी, उनका सेटअप जरूरी था ताकि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस की जगह उनका यूज किया जा सके। दीज वर स्लो टू कम अप, जिसकी स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीरे थी। सो स्टूडेंट्स हैड टीचर्स बिगेन टिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर जॉइंड बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट। इसलिए जो स्टूडेंट्स थे, जो टीचर्स थे, सरकारी स्कूलों में लौटने लगे। began tickling back to government schools and lawyer joined back work in government courts। और इसके अलावा जो वकील थे वो भी दोबारा जो है अपने कार्य में लौटने लगे, ज्वाइन करने लगे। सरकारी जो अदालतें थी उनमें वो जो है दिखाई देने लगे, उसमें लौटने लगे। यानी ये आंदोलन जो था धीमा पड़ गया था। रेबेलियन इन द कंट्री साइड, ग्रामीण इलाकों में ये विद्रोह किस प्रकार फैला वो हम देखते हैं। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो टाउन्स में फैला वो हमने देखा। अब कंट्री साइड में ये जो विद्रोह था, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स था, वो किस तरह फैला वो हम देखते हैं। पहले हमने देखा था अर्बन एरियाज में, टाउन्स में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था वो देखा था। अब हम देखेंगे कंट्री साइड में ये आंदोलन किस तरह चला। फ्रॉम द सिटीज, शहरों से बढ़कर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, यानी शहरों से बढ़कर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स जो है वो कंट्री साइड में भी फैल गया, गांवों में भी फैल गया। इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स which were developing in different parts of India in the years after the war. It drew into its fold the struggle of peasants and tribals. युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में जुड़ गए। जो स्ट्रगल्स थे पीजेंट्स के, ट्राइबल्स के, वो भी इसमें फोल्ड हो गए। उनके जो संघर्ष थे वो भी इसमें इंक्लूड हो गए। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, यानी अवध में जो बाबा रामचंद्र थे वो पीजेंट्स का लेड कर रहे थे, उनको नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। ए सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एन इंडेंजर्ड लेबरर, ये जो सन्यासी थे बाबा रामचंद्र, ये मजदूर के तौर पर फिजी में काम कर चुके थे, उनको अनुभव था। द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स, यहाँ पर जो मूवमेंट चला था अवध में, ये मूवमेंट्स तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में चला, उनके खिलाफ था। क्यों खिलाफ था इनके? क्योंकि वो डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स exorbitantly high rents and variety of other cesses, क्योंकि ये डिमांड कर रहे थे, क्योंकि ये किसानों से भारी भरकम लगान, exorbitantly high rents and a variety of other cesses की मांग कर रहे थे, यानी तरह तरह के कर
वसूल कर रहे थे, इसलिए ये जो मूवमेंट्स था ये पीजेंट्स का ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में था। पीजेंट्स हैड टू डू बेगर, किसानों को बेगर करनी पड़ती थी। बेगर आप जानते ही हो, बिना वेजेज के काम करना। एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट, और उनको जो है कोई पेमेंट नहीं किया जाता था। लैंडलॉर्ड्स के जो फार्म्स होते थे वहां पर उनको विदाउट एनी पेमेंट्स उनको काम करना पड़ता था, बेगार करनी पड़ती थी। एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यहाँ टेनेंट्स जो है जो पट्टे होते हैं, जिनका हक होता है जमीन के ऊपर, उसको हम कहते हैं टेनेंट्स, पट्टेदार। जिनके पास में जमीन का पट्टा होता है उनको टेनेंट्स कहते हैं। तो एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, यानी जमीन पर उनका जो हक होता था वो निश्चित नहीं होता था। यानी बीइंग रेगुलरली एविक्टेड, उनको जो है बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था, एविक्टेड कर दिया जाता था। दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड, और ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके, इसलिए उनको बार बार जमीन से एविक्टेड कर दिया जाता था, पट्टे की जमीन से उनको हटा दिया जाता था। The peasants movement demanded reduction of revenue. किसानों की मांग क्या थी? किसानों की मांग ये थी कि जो रेवेन्यू है उसमें रिडक्शन किया जाए, लगान कम किया जाए, ये किसानों की मांग थी। अवध में जो पीजेंट्स का जो मूवमेंट चला था उसमें किसानों की मांग क्या थी? द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को रिडक्शन किया जाए, रेवेन्यू कम किया जाए। एबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार को समाप्त किया जाए, बेगार का एबोलिशन हो, बेगार खत्म हो। और इसके अलावा एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और दमनकारी जमींदारों को जो है उनको बाइकआउट किया जाए, ये उनके इसके ऑब्जेक्ट थे। इस जो ये जो मूवमेंट चलाया था पीजेंट्स के द्वारा, उनकी डिमांड थी कि जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स है, दमनकारी जो लैंडलॉर्ड्स है, उनका बाइकआउट किया जाए, उनका सोशल बाइकआउट किया जाए। इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारे स्थानों पर नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू deprive landlords of the services of even barbers and washermen. In many places, nai dhobi bands were organized. बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जो बार्बर्स थे, जो वाशरमैन थे, ये यहाँ पर जो काम करते थे, कहाँ पर? जमींदारों के यहाँ पर। जमींदारों के यहाँ पर जो बार्बर्स काम करते थे, वॉशरमैन काम करते थे, उनकी सुविधाओं को भी बंद किया गया। इन जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू began going around the village in अवध। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के जो विलेज थे उनका दौरा किया उन्होंने, टॉकिंग टू द विलेजर्स, और उन्होंने टॉकिंग की विलेजर्स से, एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस, और इसके अलावा उनकी ग्रीवेंसेस को समझने की कोशिश की। उनकी जो पीड़ा थी, उनकी जो व्यथा थी, उनको समझने का उन्होंने प्रयास किया। किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू ने। बाय अक्टूबर, और अक्टूबर तक द अवध किसान सभा वाज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, और बाय अक्टूबर तक अवध किसान सभा स्थापित की गई। अवध किसान सभा वाज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड ए फ्यू अदर्स। इसको किसने हेडेड किया? इसको जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र
और कुछ अन्य लोगों ने इसको नेतृत्व दिया। किसको? अवध किसान सभा को। अवध किसान सभा का जो नेतृत्व किया था वो जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स, कुछ अन्य लोग थे, उन्होंने इसको लेड किया, उसको हेडेड किया। विद इन अ मंथ, महीने भर में, एक महीने के भीतर, ओवर 300 ब्रांचेज हैड बीन सेट अप इन द विलेजेज अराउंड द रीजन। और महीने भर में इस पूरे इलाके में, गांवों में, इस संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं जो है वो सेटअप हो चुकी थी। 300 ब्रांचेज जो है हैड बीन सेटअप इन द विलेजेज अराउंड द रीजन्स। इस रीजन्स के अराउंड में जो विलेजेज है वहाँ पर इसकी 300 ब्रांचेज जो है वो हैड बीन सेटअप, स्थापित हो चुकी थी। सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स बिगेन द फॉलोइंग ईयर्स, अगले साल में जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स चालू हुआ तो the effort of the Congress was to integrate the अवध peasant struggle into the wider struggle। तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। The peasants movements, however, लेकिन the peasant movements developed in forms that the Congress leadership was unhappy with। किसानों के आंदोलनों में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिससे कांग्रेस लीडरशिप खुश नहीं थी। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 में जब मूवमेंट फैला तो द हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर अटैक किया गया। जब ये मूवमेंट्स 1921 में चला तो द हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। जो तालुकदार थे, मर्चेंट्स थे, उनके हाउसेज पर अटैक किया गया। बाजार वर लूटेड, इसके अलावा बाजारों में लूटपाट होने लगी। एंड ग्रेन हॉर्ड्स वर टेकन ओवर, और इसके अलावा अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। जो हॉर्ड्स थे, ग्रेन हॉर्ड्स थे, उनके ऊपर भी जो है कब्जा कर लिया गया, टेकन ओवर कर लिया गया। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and head was to be redistributed among the poor। In many places local leaders told peasants। इसके अलावा बहुत सारे स्थानों पर जो लोकल लीडर्स थे, लोकल लीडर्स पेजेंट्स को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है, गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड, क्या कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं चुकाएगा, कोई लगान नहीं भरेगा। नो टैक्सेस वर टू बी पेड, कोई टैक्स पेड नहीं किया जाएगा। एंड हेड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पुअर, और जमीन जो है वो गरीबों में बांट दी जाएगी। लैंड जो है, लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, रीडिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाएगा लैंड को एमंग द पुअर। जो पुअर है उसके मध्य में इस जमीन को बांट दिया जाएगा। द नेम ऑफ द महात्मा वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशंस। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी जो एक्शंस थी, जो सारी एस्पिरेशंस थी, को सही ठहरा रहे थे। यानी महात्मा का नाम लेकर, द नेम ऑफ द महात्मा वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शंस ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशंस। जो ऑल एक्शंस थी, जो ऑल एस्पिरेशंस थी, उनको महात्मा का नाम लेकर लोग जो है उसको सही ठहरा रहे थे। एक न्यू वर्ड्स आया है, बेगर। तो लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट्स, बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना बेगर कहलाता है। Tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way। इसके अलावा आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश को और स्वराज के विचार को कुछ और ही समझा।
जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल पीजेंट्स थे, उन्होंने महात्मा गांधी के मैसेज को और स्वराज के विचार को उन्होंने अन्य वे में लिया, अनदर वे में लिया, यानी उन्होंने इसका मीन अलग निकाला। इन्होंने ट्राइबल पीजेंट्स ने इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में, फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s। आंध्र प्रदेश की जो गुडेम पहाड़ियां हैं उसमें 1920 के डिकेड्स की शुरुआत में एक मूवमेंट्स हुआ था, एक उग्र मूवमेंट्स वहां पर स्प्रेड हुआ था, उसका नेम था मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था, कहां पर? गुडेम हिल्स में। गुडेम हिल्स कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो वहां पर एक उग्र गुरिल्ला मूवमेंट्स जो था वो स्प्रेड हुआ था इन 1920s के डिकेड में। नॉट ए फॉर्म ऑफ अ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती थी, could not approve. Here, as in other forest regions, अन्य वन क्षेत्र की तरह, the colonial government had closed large forest areas. यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के एंटर होने के ऊपर उन्होंने जो है पाबंदी लगा दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? क्लोज कर दिया फॉरेस्ट एरियाज को, preventing people from entering the forest to graze their cattle। और इसके अलावा लोग इन जंगलों में न तो केटल्स को ग्रेज करा सकते थे, नहीं उनको चरा सकते थे, और इसके अलावा और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, और इसके अलावा यहाँ से वो जलाने की लकड़ी और फल भी नहीं बीन सकते थे, कलेक्ट नहीं कर सकते थे। दिस enraged the hill people, इससे जो पहाड़ी लोग थे, हिल पीपल थे, वो जो है गुस्सा थे, एंगर थे। Not only were their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being denied। इससे क्या लगा उनको? जो पीजेंट्स थे, ट्राइबल पीजेंट्स थे, इससे न केवल उनकी जो लाइवलीहुड्स थी, जो रोजी रोटी थी, वो अफेक्टेड हो रही थी, बट द फेल्ड, वो ऐसा भी महसूस करते थे दैट द ट्रेडिशनल राइट्स, उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स है वो भी डेनिड किए जा रहे हैं। तो इससे उनको लगा था, जब ब्रिटिश ने जो है पाबंदियां लगाई, तो उनको ऐसा लगने लगा कि जो उनकी लाइवलीहुड्स है वो अफेक्टेड हो रही है, और द फेल्ड, वो ऐसा भी फेल्ड करते थे कि ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डेनिड, उनके जो परंपरागत जो अधिकार है उनको छीना जा रहा है, उनको ऐसा लगा। When the government began forcing them to contribute बेगार, जब सरकार ने उन्हें बेगार करने पर मजबूर किया, forcing them to contribute बेगार for road buildings, यानी सड़क के निर्माण के लिए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया बेगार के लिए, the hill people revolted, तो हिल पीपल ने रिवोल्ट कर दिया, हिल पीपल ने बगावत कर दी, रिवोल्ट कर दिया। द पर्सन हु केम टू लीड देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर, उनका नेतृत्व करने वाला जो पर्सन था वो कौन था, वो देखते हैं हम। एलूरी सीताराम राजू, उनका नेतृत्व करने वाला जो आदमी था एलूरी सीताराम राजू, क्लेम्ड दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स। उनका नेतृत्व करने वाला एलूरी सीताराम राजू एक इंटरेस्टिंग पर्सन था, और उसने दावा किया था he could make that he had a variety of special powers। उसने ये दावा किया था कि उसके पास में बहुत सारी स्पेशल पावर है। he could make correct एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस, और वो खगोलीय अनुमान लगा सकता है। उसने ऐसा दावा किया था कि उसके पास में ऐसी पावर्स है जिसके द्वारा वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस के बारे में
वो अनुमान लगा सकता है, एंड हिल पीपल एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शूट्स। इसके अलावा उसने ये कहा था कि वह ईश्वर का अवतार है, इनकारनेशन ऑफ गॉड। उसने ये भी कहा लोगों को कि ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, वो गॉड का इनकारनेशन है। राजू टैग्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण को भी मानते थे। राजू टैग्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी को राजू जो है मानते थे। सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से इंस्पायर है। गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया है उससे वो इंस्पायर्ड है। एंड परसुएडेड पीपल टू वियर खादी, और उन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए प्रेरित किया है। एंड गिव अप ड्रिंकिंग, शराब छोड़ने के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया है। But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा, अल्लूरी सीताराम ने साथ ही ये भी कहा, क्या कहा? इंडिया could be liberated only by the use of force. भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि फोर्स के बल के ऊपर आजाद हो सकता है, लिबरेटेड हो सकता है। उसने ये दावा किया, asserted that India could be liberated only by the use of force. इंडिया लिबरेटेड हो सकता है only by the use of force. उसका यह मानना था कि भारत केवल फोर्स के बल पर, ताकत के बल पर लिबरेटेड हो सकता है, मुक्त हो सकता है, आजाद हो सकता है, नॉट नॉन वायोलेंस, नॉन वायोलेंस के बल पर नहीं, अहिंसा के बल पर वो आजाद नहीं हो सकता है। उसका ये मानना था कि भारत को अगर लिबरेटेड होना है, अगर इंडिपेंडेंस होना है तो उसके लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी, नॉन वायोलेंस की जरूरत नहीं रहेगी। द गुडेम रेबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशंस। गुडेम जो रेबल्स थे, गुडेम विद्रोही थे, उन्होंने पुलिस स्टेशंस के ऊपर अटैक किए। अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स, इसके अलावा ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की। एंड कैरिड ऑन गुरेला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। राजू वाज कैप्चर्ड and executed in 1924 and over time became a folk hero. राजू 1924 में कैप्चर हुआ, पकड़ा गया और एक्सक्यूटेड, उसको फांसी दे दी गई। एंड ओवर टाइम became a folk hero, और राजू अपने लोगों के बीच में एक फोक हीरो बन चुका था, यानी वो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था, लोक नायक बन चुका था। इस प्रकार हमने अवध में किस प्रकार जो है ये मूवमेंट्स चला था, या जो ट्राइबल पीजेंट्स थे उनकी नज़र में ये जो मूवमेंट्स था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उनकी क्या एस्पिरेशंस थी वो हमने देखा था। इसके बाद में हमारा जो है टॉपिक स्वराज इन द प्लांटेशंस, बागानों में स्वराज किस प्रकार इसको लिया गया, स्वराज को प्लांटेशंस में किस प्रकार लिया गया, यानी बागानों में स्वराज। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में वर्कर्स की अपनी समझ थी, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, आसाम के बागानी मजदूरों के लिए फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच द वर्क एनक्लोज्ड। तो असम के जो बागानी मजदूर थे
उनके लिए फ्रीडम का क्या अर्थ था? प्लांटेशंस के जो वर्कर्स थे उनके लिए फ्रीडम कौन सी थी, यानी उनके लिए आजादी का मतलब क्या था? तो उनके लिए फ्रीडम मींट द राइट टू मूव फ्रीली। उनके लिए आजादी का मतलब ये था कि वे उन आदिवासियों से जब चाहे आ जा सके, यानी जो उनका जो एरिया है वहां पर वो फ्रीली घूम सके, और जिसमें उनको बंद करके रखा गया था, तो उनके लिए फ्रीडम का मीनिंग ये था कि राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड। जहां पर उनको इनक्लोज कर रखा था वहां से वो फ्रीली जो है इन एंड आउट हो सके, ये उनके लिए मीन था। एंड इट मीन रिटर्निंग ए लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। और इसके लिए उनके लिए आज़ादी का मतलब ये भी था कि वो अपने गांवों से संपर्क रख सके, विलेजेस फ्रॉम विच दे हैड कम, जहाँ से वो आए थे वहाँ से वो लिंक रख सके, ये भी उनके लिए आज़ादी का मतलब था। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत क्या किया गया? एक कानून पास किया गया, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। 1859 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के तहत कौन कौन से प्रपोजल थे वो हम देखते हैं। प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। एक तो ये प्रपोजल था, क्या प्रपोजल था? कि बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत प्लांटेशन से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। प्लांटेशन से बिना परमिशन के वो बाहर नहीं जा सकते थे। एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशंस, और ये इजाजत उन्हें कभी कभार ही मिलती थी या बहुत कम मिलती थी कि वो परमिशन लेकर जो है प्लांटेशन से जा सके। तो इस प्रकार का एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पास किया, जिसके तहत जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको परमिशन नहीं थी टू लीव द गार्डन्स को छोड़ने की विदाउट परमिशन। परमिशन के बगैर उनको प्लांटेशन छोड़ने की इजाज़त नहीं थी, और ऐसा जो है कभी कभी उनको परमिशन मिलता था। व्हेन द हियर्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज। तो हजारों मजदूर अपने जो ऑफिशियल्स थे उनकी अवहेलना करने लगे। जो अथॉरिटीज थे उनको वो उनकी अवहेलना करने लगे। लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, और उन्होंने बागान को छोड़ दिया और अपने होम की तरफ वापस जो है उन्होंने रुख किया, या अपने गांव की तरफ, अपने गांव घर की तरफ चल दिए। दे बिलीव्ड, उनका विश्वास था, उनको लगता था दैट गांधी राज वाज कमिंग, गांधी राज आ रहा है, एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेज, और अब जो है हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। उनका ऐसा विश्वास था कि गांधी राज आ रहा है, एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, उनके ऑन विलेज में जो है उनको जो है लैंड जो है गिवन की जाएगी, ऐसा उनका मानना था। They however never reached their destination, लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए, यानी उनकी जो एस्पिरेशंस थी वो एस्पिरेशन पूरी नहीं हो सकी। Stranded on the way by a railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up। तो जो वर्कर्स थे, प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनकी जो ये एस्पिरेशंस थी कि वो उनके गांव में जाएंगे और अपनी ज़मीन के ऊपर वो एग्रीकल्चर करेंगे, या उनकी जो ज़मीन है उस उनको दी जाएगी, ये उनकी एस्पिरेशन जो है पूरी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि स्टैंडर्ड ऑन द वे बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वो क्या हो गए? वो स्ट्रैंडेड ऑन द वे के अंदर स्ट्रैंड हो गए, रास्ते में फंस गए। वो जब गांव जा रहे थे
और वो रास्ते में ही स्ट्रैंड हो गए, फंस गए। दे वर कॉट बाय द पुलिस, और पुलिस के द्वारा उनको पकड़ लिया गया। एंड ब्रूटली बीटन अप, और बुरी तरह से उनकी पिटाई की गई। The vision of these movements were not defined by the Congress program. इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। They interpreted the term स्वराज in their own ways. उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से मीन निकाला, अपने अपने हिसाब से स्वराज को उन्होंने समझा। It to be a time when all suffering and all troubles would be over. उनके लिए ये ऐसे युग का प्रतीक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें जो है वो ख़त्म हो जाएगी। Yet, लेकिन फिर भी when the tribal chanted गांधी जी name and raised slogan demanding स्वतंत्र भारत, तो फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया, स्लोगन लगाया, गांधी जी के नाम का स्लोगन जो है रेज किया, डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, दे वर आल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू एन ऑल इंडिया एजिटेशन। जब उन्होंने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की जो है उन्होंने हुंकार भरी, तो वो एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी इमोशनली यानी भावनात्मक स्तर पर जो है जुड़े हुए थे। When they acted in the name of महात्मा गांधी, जब वो महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे और linked their movement to that of the Congress, या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, they were identify with a movement which went beyond the limits of their immediate locality. तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में नेशनलिज्म इन इंडिया जो हमने हिस्ट्री पार्ट में पढ़ा है या पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं डिफरेंट स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट्स की जो विभिन्न स्ट्रेंड्स है, विभिन्न धाराएं हैं, वो किस प्रकार जो अलग अलग दिशाओं में ये मूवमेंट्स जा रहा है। द मूवमेंट इन द टाउन्स में ये मूवमेंट्स किस तरह स्प्रेड हुआ वो हमने देखा। रेबेलियन इन द कंट्री साइड में जो रेबेलियंस थे, जो विद्रोही थे, उन्होंने किस प्रकार कंट्री साइड में इस मूवमेंट के दौरान विद्रोह किया। स्वराज इन द प्लांटेशंस वर्कर्स थे, उन्होंने इस मूवमेंट्स को किस वे में लिया, उनकी क्या एस्पिरेशंस थी, वो हमने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।